good evening, friends. I'm Dr. Arun Pratap Sikarwar, and today in my Agra Sahar edition, I'm with Sri Mukesh Jainji. He is, he's head of and chairman of Oswal Book Publishers, and ये आगरा के एक हॉलमार्क पब्लिशर्स में से एक हैं. और सबसे बड़ी बात है ये मुकेश जैन जी एक फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, समाज सेवक हैं और लगातार कई तरीके से इवन इंक्लूडिंग द मेडिकल फैसिलिटी अभी हेल्प टीबी मुक्त आगरा के लिए भी मदद कर रहे हैं, जो मैं अपने सवालों में आऊंगा. सो मैं आपका स्वागत करूंगा सर आगरा सर के लिए. सर मेरा जो पहला सवाल आपके लिए है वो ये है कि आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड और अपनी एजुकेशन और आपके क्या मोटिवेशनल ऐसे क्या कैरेक्टर्स थे या आपको कैसे मोटिवेशन मिला कि मैं अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल आदमी बनूं. सर आप इस पर आप प्रकाश डालें. As far as my family is concerned, I'm having a wife and 3 children, 2 daughters and 1 son. All 3 are married, and I have granddaughters also. So, and as far as education is concerned, I'm a graduate of year 1978. And as far as business is concerned, we are into the business of books publication. And my father started this business, and I joined my family business. And following it up for the last 40 years. After my graduation, immediately after my graduation, that's in 1978. So it's almost 42 years now. Okay. मैंने बचपन से सुना है, मैं आगरा में ही ग्रेजुएशन किया हूँ, उससे पहले कि मैं बाहर गया हुआ था. तो मुझे पता है कि सेठ पदमचंद जैन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स जो आगरा यूनिवर्सिटी का एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है और इसके एलुमनाई सारी दुनिया में है. सेठ पदमचंद जैन जी आपके पिताजी का नाम था. सो मेरी रुचि ये जानने में होगी अपने दर्शकों के लिए ये इंस्टीट्यूट का किस तरह से इनिशिएशन हुआ और आपका क्या विजन था, क्या आपके पिताजी का विजन था और ये किस तरह से इंस्टीट्यूट बना. जैन सर. My grandfather had been a graduate, so and unfortunately he passed away due to TB at the age of 29 or 30. He was in a government job and posted at Alwar, and there was some post accountant general or something like that, which was a very prestigious post. So all the facilities what today is being prevailed by the authority like district magistrate and all those facilities were available to him at Alwar. So due to his early death, my father could not follow up his education after class 8. तो एक उनके लाइफ में ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक था और उन्हें एजुकेशन का हमेशा वो रहा. Because he was hardly I think 13 years when he passed away. और उनकी पढ़ाई भी छूट गई. उन्होंने 1-2 साल उनका इलाज ही कराया काफ़ी, लेकिन वो टीबी का इलाज नहीं होता था और जिसकी वजह से और उस वक्त परिवारों में इतनी धनाढ़ता नहीं होती थी और कोई कि जो है मतलब एक कोई अर्निंग मेंबर इतना जल्दी अगर इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तो उस परिवार में एक बहुत बड़ी आपदा आ जाती थी. तो मेरे फादर के 3 छोटे भाई थे, उनको भी साथ में संभालना था. तो वो 13 साल की उम्र में ही आगरा आ गए थे क्योंकि ग्रैंडफादर का इलाज भी आगरा ही चला था. तो सेठ अचल सिंह जैन जो आगरा के एमपी रहे, वो उनकी वाइफ क्योंकि अलवर से थी तो दैट वे पहले इस तरह का बहुत था कि जो एक गांव से है या एक शहर से है उसको बहुत माना जाता था.
तो मेरे फादर आगरा आने के बाद उनके साथ ही रहे और जी। वो मतलब उन्होंने कई बिजनेस स्टार्ट किए शुरू में और फिर फाइनली इस पब्लिशिंग बिजनेस को उन्होंने टेकअप किया एंड लेकिन एक एजुकेशन का उनको वो था कि जो हमेशा एजुकेशन के प्रति उनका एक झुकाव था। उन्होंने मेरे जो सबसे बड़े ब्रदर हैं उनको उस टाइम में सिंधिया स्कूल भेजा, लेकिन किसी कारण से वो वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाए और 8 दिन में ही वापस आ गए। अगर उनकी एजुकेशन इंडिया स्कूल ग्वालियर, ये तो बहुत बड़ा प्रोमिनेंट स्कूल होता है इंडिया का। नहीं, उस टाइम में मतलब गेटिंग एडमिशन वाज वेरी टफ। उन्होंने सब यस उन्होंने सब, क्योंकि सेठ अचल सिंह जी के परिवार से बहुत हम लोग मतलब करीबी से जुड़े हुए थे और का मतलब एक पॉलिटिकल बहुत अच्छा एक वो था। अगर किसी से भी कुछ कह देते थे तो वो काम होता था। उसी तरीके से मेरे बड़े ब्रदर का वहाँ एडमिशन हुआ सिंधिया में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उन्होंने फॉलो अप नहीं किया लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हम सब बच्चों को यहाँ अंग्रेजी मीडियम स्कूल में उस वक्त पढ़ाया जिस वक्त एक बहुत बड़ी बात होती थी और इतना चलन नहीं था। ये अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का उस वक्त इतना चलन नहीं था और वो एक सोच की बात थी, बल्कि एक आम धारणा ये थी, सोच ये थी कि ये अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल हैं, जो क्रिश्चियन स्कूल हैं, वो ईसाई बना देंगे या इस तरह की सोच थी, तो लोग भेजते नहीं थे इन स्कूलों में बच्चों को भेजा नहीं जाता था। तो उनकी सोच बहुत आगे तक की थी, मैं ये कहूँगा। और एजुकेशन के प्रति उनका हमेशा, क्योंकि उनके फादर जो है माय ग्रैंडफादर वाज आई मीन ऑफ दोस टाइम्स ग्रेजुएट। तो ये उनके जीवन काल में ये बात चल रही थी कि इंस्टीट्यूट कैसे डेवलप हुआ, तो हमेशा वो एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। तो उनके डेथ से पहले मतलब करीब 6-8 साल से उनके मन में प्लान चलता था कि मैं एक कुछ भी एजुकेशन के लिए करूं। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 64। कोई एज नहीं थी उनकी। तो किस ईयर की बात है जब आपके पिताजी का देहावसान हुआ था? माय फादर पास्ड अवे इन द ईयर 89। ओके। तो इमीडिएटली और तो उनके देहांत होने के बाद इमीडिएटली फैमिली में, और इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे सबसे बड़े ब्रदर प्रेमचंद जैन का रहा कि उनके मन में ये था कि इस नेक कार्य को हम जितना जल्दी से जल्दी कर लें वो अच्छा रहेगा। तो मैं मेरे पड़ोसी थे डॉक्टर बाबूलाल गुप्ता, जो कि यूनिवर्सिटी से बहुत साल तक जुड़े रहे और एज अ डिप्टी रजिस्ट्रार वहाँ से रिटायर हुए थे एंड ही वाज very well connected to Agra University and even after his retirement he was very much involved with the Agra University. उन्होंने इस नेक कार्य को आगे बढ़ाया, उन्होंने पूरा यूनिवर्सिटी में इस फाइल को आगे चलाई और उन्होंने इस प्रोपोजल को आगे बढ़ा के मेरे फादर की डेथ 89 में हुई। आई थिंक ये इंस्टीट्यूट 92 में शुरू हो गया, मतलब 3 साल में ये सारा काम मतलब पूरा इंस्टीट्यूट बन के तैयार हो गया था। और उस टाइम इतना प्रेस्टिजियस था कि यहाँ एडमिशन पाना बहुत मुश्किल था वक्त, क्योंकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चाहे वो मतलब कोई भी हो, दिल्ली के हों, आगरा के हों, शाद यूनिवर्सिटी है कोई हो, ये सब शुरू उस वक्त नहीं आ पाए थे। नहीं थे। और हाँ, तो एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट था, इसीलिए अगर 1992 की बात है, ये इतने करीब 28 साल हो जाते हैं। अगर मैं जस्ट आपको एक रफ आइडिया के लिए पूछूं, उस समय कितना डोनेशन आपका गया होगा? आई मीन कितनी, इससे आपका पता चलता है आप कितना? Yes, it costed us around 35 lakhs rupees during those days. Oh my God! अगर मैं चाहूँ तो उतने पैसे से आप, एक आइडिया ये भी हो सकता था कि आप खुद यूनिवर्सिटी एक स्टार्ट कर सकते थे उस जमाने में उतने पैसों से। बिल्कुल हम अपना मतलब अगर उस तरीके से सोचा होता कॉमर्शियल टर्म्स में, क्योंकि उस वक्त कोई कॉमर्शियल कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक ही भावना थी कि उनके मन में कोई विचार है तो उस विचार को आगे बढ़ाया जाए। तो उस वक्त अगर इस तरह का कॉमर्शियल कोई वो नहीं था और 92 में 30 लाख की वैल्यू आज आई मीन मैंने इस तरीके से नहीं जोड़ा। तो मेरे ख्याल से इतने में एक यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो सकती थी उस समय। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, मेरा अगला सवाल है आपके लिए कि I mean, how do you read and how do you feel accomplishment with all the progress of Oswald Publishers and Oswald Books?
दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड क्या जो इसका विजन बनाया गया होगा ओसवाल पब्लिशर्स के ओरिजिन के समय, इनिशिएशन के समय, क्या वो सब फुलफिल होता है? आर यू हैप्पी विद द वे द ओसवाल पब्लिशर्स इज गोइंग ऑन? और सबसे मोटा सवाल, ओसवाल ये किसके सिग्निफाई करता है? ओसवाल क्या नाम है किसी फैमिली मेंबर का, या कैसे No, आया है नाम? no. Oswal is one of the sect of Jains. So ओके. there is one place called Osia in Rajasthan. So I mean so this Oswal came from Osia, and ओके. so it is a very big community. Oswal is a very very big community, and ओके सर. so it is one of the sect of Jains. है ना? So ओके. ओके. and as far as starting of Oswal is concerned, this is a I mean the our main concern was in the name of Ratan Prakasha Mandir, by which even today we are known. So Ratan Lal Jain was my grandfather's name, so my father started the business in the name of Ratan Prakasha Mandir. So so it is an offshoot of that. Oswal is only an offshoot. I mean since the when the family, when the the family was grown, and we were three brothers. So this was started by me and my elder brother Naresh Jain. So this Oswal came, Oswal Publishers came in the year around 1984 around. So we in those times also we made it a private limited company. So we and since then it is continuing, and we are trying to cater to the society as much as possible, to the education community. जी. ओके. ओके. अभी 29 जुलाई या पिछले महीने न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो कि 1986 ऑलमोस्ट 34 इयर्स पहले डिक्लेयर हुआ था. सेकंड एजुकेशन पॉलिसी, ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आता है. देयर आर लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस, सजेशंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ये माना जा रहा है कि 21st सेंचुरी में हमें एक स्किलफुल इंडिया बनाने के लिए एक एजुकेशन को ही चेंज कर देना है. सो इन माय ओपिनियन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इन योर ओपिनियन? और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या चेंज आप अपने आप को चैलेंज लेके मानते हैं कि आपको उसके तहत आपको भी अपने एक एम्पायर में काफी चेंज करना पड़ सकता है? आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई बुक्स होंगे, नए कोर्सेज होंगे, तो इस तरह से किस तरह से आप फिट करते हैं इस चीजों को? इस एजुकेशन पॉलिसी की मैं कहूँगा कि बहुत समय से एक जरूरत थी, और इसमें जो ये चेंजेस सोच रहे हैं या कर रहे हैं, ये सब इन्होंने इंटरनेशनल लेवल से लिए हैं. और जो सबसे बड़ा बदलाव है इसमें, जो आज से बहुत साल पहले आ जाना चाहिए था, वो है कि रीजनल लैंग्वेज में प्राइमरी एजुकेशन होना. ये एक बहुत आवश्यक चीज़ है. तो ये जो एक यहाँ पे चलन चल रहा था, इंग्लिश मीडियम जो विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि भाई बच्चे का जब जो मदर टंग है दैट इज डिफरेंट, एंड यू आर गिविंग हिम एजुकेशन इन अ डिफरेंट लैंग्वेज. तो ये कहीं भी नहीं था अक्रॉस द ग्लोब. आप चाहे जर्मनी चले जाइए, कहीं चले जाइएगा, वहाँ तो इवन हायर एजुकेशन तक वो अपने रीजनल लैंग्वेज में परस्यू करते हैं, एंड अदर लैंग्वेजेस आर just being taught to them as a second language so that they are connected with the globe. यहाँ उल्टा हो रहा था. यहाँ हमारी रीजनल लैंग्वेजेस डिफरेंट थी, और हम लोगों ने अपनी रीजनल लैंग्वेज को एज अ सेकेंड लैंग्वेज मान के चले, और ये मान लिया कि जो है जितनी हायर एजुकेशन थी, चलिए हायर एजुकेशन आपने इंग्लिश मीडियम में रखी, वो एक कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, बिकॉज the student gets enough matured, and he can pursue his or her higher education in any language. That was not the problem. Problem was at the tender age, which is a growing age,
up to class 5. So that is the, I mean, growing and formation age. अब उस एज में आपने उसको 2 लैंग्वेजेस में फंसा दिया, अब उसका दिमाग जो है आपने कंफ्यूज कर दिया। वो है ना, वो स्कूल में जाके इंग्लिश के वर्ड्स को रट रहा है या जो भी कर रहा है, एंड दैट वाज अ वेरी बिग, आई मीन, गैप वो इन्होंने फुलफिल किया है। अब कितना करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ तो हर चीज में से चीज निकाली जाती है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि रीजनल लैंग्वेज में कैसे होगा, अगर कोई बंगाली बच्चा आगरा में रहता है तो उसको कैसे पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, अब उसका भी वो निकलेगा, लेकिन एक ब्रॉड जो इन्होंने लिया है, दैट इज उसका कोई वो नहीं है। एंड दिस इज अ मस्ट दैट द प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन हिज मदर टंग ओनली, एंड अप टू क्लास 5, व्हिच दे हैव categorically specified. As far as the, I mean, higher education are concerned, जो उन्होंने जिस तरीके से भी किया है वो सब चीजें समथिंग है। सब जितना भी लिया ये टाइम टेस्टेड है, जो कि मैं देख रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन द सिलेबस ऑफ IB, इंटरनेशनल बैकलॉरेट, इज आई मीन इज द I mean course of school education which is being followed across the country, और IB के सिलेबस को फॉलो करने वाले इंडिया में भी स्कूल्स आ गए हैं, एंड it is one of the best curriculum, and my son passed out with this curriculum around 10 years back, so I know about that curriculum. तो उसकी काफी चीजें इन्होंने लेने की कोशिश की हैं, इनकलकेट की हैं। यस इनकलकेट की हैं। तो एवरीथिंग वॉट एवर दे हैव टेकन इज नो डाउट, आई मीन, बट ओनली थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन, दैट हाउ आवर गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंटेड। वही इन्होंने किया कि सेंटर में कुछ हो रहा है, स्टेट्स में कुछ हो रहा है, वो आई कैन अंडरस्टैंड, वो बहुत वो होगा, क्योंकि ये लोग जो आज से 20-20 साल पहले यूनिफाइड सिलेबस लाए थे यूनिवर्सिटीज में, उसका भी कोई मुकाबला नहीं था, और अक्रॉस द कंट्री एक यूनिफाइड सिलेबस होना चाहिए था। उसमें भी कुछ ना कुछ होना करना कि स्टेट्स को 20% उसमें ये जोड़ दें, ये बढ़ा दें। अरे जरूरत क्या है भाई, जो है साइंस पढ़नी है अक्रॉस द ग्लोब। आप आपने ग्लोब से एक सिलेबस ले लिया, और उस सिलेबस को कम से कम अपने कंट्री में तो चला सकते हैं। उसमें क्या जरूरत है कि साहब यूपी में 20% ज्यादा हो कम हो, क्या उसकी आवश्यकता क्या है। लेकिन ये सब पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, मतलब स्टेट्स हमेशा स्टेट्स जो है सेंटर से अलग जो है चलती रही, और उस कोऑर्डिनेशन की वजह से वो यूनिफाइड जो सिस्टम था वो भी आज तक नहीं लागू हो पाया। नहीं लागू। Yes. तो अब तो खैर let's see, we should be optimistic. Let's see कि अभी 2020 के बाद अभी एजुकेशन में रिफॉर्म आए और देश आगे बढ़े, right? I beg your pardon. I'm just saying we should be optimistic, और मैं उम्मीद करनी चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से एजुकेशन का लेवल बढ़े, और एजुकेशन में रिफॉर्म्स पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट हों, लोग इसे फॉलो करें, और एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी से अच्छी तरह से फॉलो कराए, जिसका कि एक डर है, आप बता रहे हैं। Yes, and they will also have an opportunity from this COVID-19 की भाई, because जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, एजुकेशन फ्रॉम होम चल रहा है, तो एक दिस विल वर्क एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द एजुकेशन सिस्टम। तो उसके एक आई मीन बाय डिफॉल्ट उनको एक ये प्लेटफॉर्म मिल गया लर्निंग के लिए, कि जैसे तरीके से इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जा सकता है, और ये आने वाले टाइम की आवश्यकता यही है, दैट व्हाट बेस्ट कुड बी डन, आई मीन। So इसका मतलब जो अभी right now we all are suffering in the pandemic of COVID-19, and not only our country, India, almost all 200 countries are suffering with this problem. So now the education has changed, especially from paper to screen. Now घर में अगर 2 बच्चे भी हैं तो सभी मोबाइल पर पढ़ रहे हैं। तो अब इससे ना जो थ्रस्ट है, जो बुक बेस्ड टीचिंग का जो चलन था, उस पर जरूर असर पड़ेगा।
सो मेरा ये जानने की उत्सुकता है कि आप ये बताएं कि किस तरह से चेंज होगा अब ई बुक्स, पीडीएफ फाइल या एक पीपीटी, वो चीजें कहीं क्या बुक्स को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगी या बुक्स का अपना एक कैलिबर अभी भी बना रहेगा? इसके बारे में आप बताइए सर। हाँ नहीं, देखिए हार्ड बुक्स का तो कोई सब्स्टिट्यूट आज भी नहीं है, ग्लोबली कहीं नहीं है। और इस ऑनलाइन एजुकेशन से हार्ड बुक्स को तो कहीं कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। वो ये तो किसी ने कोई कहीं मना किया नहीं है। और जो भी टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो अल्टीमेटली बेस्ड तो जो हार्ड बुक्स हैं वही हैं। और बच्चे उन हार्ड बुक्स में उन्हें सब कुछ होमवर्क दिया जा रहा है करने के लिए, वो उसमें कर भी रहे हैं। सो दिस आई मीन इट इज़ अ टू वे सिस्टम। आई मीन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई मतलब टीचर्स वहाँ से वन वे कोई लेक्चर्स दे रहे हों। सो दे आर इंटरेक्टिंग विद द चिल्ड्रन, दे आर आस्किंग द चिल्ड्रन देयर प्रॉब्लम्स। एंड अगर मेरे से पूछें तो इट शुड बी मेड इन फ्यूचर पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, के चाहे वो वीक में 3 दिन स्कूल चलाए जाएं, 3 दिन इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाएं, ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएं। रीजन बीइंग पॉल्यूशन इतना है रोड्स पे, एंड आई मीन स्कूल जाना आना, आई मीन सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्वड इन इट। सो we will be contributing to the nature, and the entire thing will be I mean उसमें हमने जब मैंने बोल दिया कि 3 दिन हम स्कूल से करें, I mean 3 दिन हम बच्चों को हाँ इवन ऑड फॉर्मूला या इवन ऑड फॉर्मूला स्टूडेंट्स के लिए रखा जाए कि एक दिन या एक दिन छोड़ के बुलाया जाए। Yes. It is need of the hour. Reason being आप देख रहे हैं कि it is not alone education. We have to save ourselves. We have to save our mother nature. Citizens, yes. उस सबको बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ आवश्यक कारणों से ही हम अपने वाहन यूज करें, हम अपने कम से कम इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करें। पहले की तरह स्कूल एजुकेशन तो है नहीं कि वहीं गांव में बैठ गए, चौपाल में बैठ गए, घर से निकले और आप पढ़ा लिए। अब आपका एक बच्चा जाता है, वो एक गाड़ी से अगर हम बड़े शहरों में कहें तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाता है, वो गाड़ी उसको छोड़ने जाती होगी, फिर लेने जाती होगी। तो आप ये देखें ना, unnecessary pollution, noise pollution, air pollution, even economically it's not feasible to spend money over the petrol and diesel. Yes. Sir, yes. Apart from it, इसमें ease भी नहीं है। आप ये देखें ना कि the entire family has to get up early in the morning to उसे बच्चों को तैयार करना, उसका breakfast तैयार करना, as if he is going to conquer the yes. पेरेंट्स की ड्यूटी, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी एक एक्सरसाइज करनी पड़ती है सुबह से शाम तक बच्चों को पालने के लिए। हाँ, तो सो यू हैव अ लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी। अब आप अपना टाइम और एनर्जी उसमें आप लगा दीजिएगा। और ठीक है, स्कूल बसेस से भी जाते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट दैट। और ये होम एजुकेशन का कोई नया वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कोई फॉर्मूला। होम एजुकेशन इज आई मीन ओल्ड फॉर्मूला and a successful formula globally for the last 20-25 years. abroad में पहले से है, I know. यूरोप में I have seen, even in US, but इंडिया में मेरे ख्याल से before this COVID period of this February month onward जो इंडिया में हुआ है, इससे पहले कोई भी इंस्टीट्यूट इसे एक्सेप्ट करने को राजी नहीं था। और मैं कई जगह कई प्लेटफॉर्म पे कहता भी था, तो लोग हंसते थे कि इंडिया में तो इतनी पॉपुलेशन है, यहाँ टीचर की क्या कमी है, ह्यूमन रिसोर्स की क्या कमी, इस तरह की बातें होती थी। इस ऑनलाइन वर्जन को एक पुश करके दूर रखा जाता था, लेकिन आज वही रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ रही है हर जगह, हर लेवल पर। हाँ नहीं, देखिए अब आज बाय फोर्स या बाय डिफॉल्ट करनी पड़ रही है ना। इट इज ऑलवेज गुड टू गेट द थिंग्स बाय डिजाइन और एंड नॉट बाय डिफॉल्ट। यही चीजें अगर डिजाइन करके गवर्नमेंट लाती धीरे धीरे, और हम लोग सोसाइटी में लाते हैं, हम इस बात को समझते कि भाई अल्टीमेटली हम किस दौड़ में जा रहे हैं। अभी तो क्या है कि बच्चे के क्लास 1 में आने से पहले ही उसके कैरियर के बारे में इतना वो किया जाता है, और
कोई भी अपने बच्चे को सेकंड रैंक पे क्लास में नहीं देखना जो चाहता, वो कैसे पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। हर बच्चे का जो एक माइंड है, उसका लेवल है, वो हम्म, ईश्वर ने तय करके भेजा है। और ठीक है, आई मीन स्कूल एजुकेशन, पेरेंट्स एजुकेशन काउंट करती है, बट स्टिल आई बिलीव 90% इज अ गॉड गिफ्ट। किसी के ब्रेन्स बहुत तेज होते हैं, है ना? अभी आपने उनका आपने यस, आई वो कैन मूवी अंडरस्टैंड। आई है आई शकुंतला क्यू ई देवी। क्यू सब। हाँ, आपने शकुंतला देवी मूवी अगर शायद देखी है, यस, यस, तो शी वाज सो वो क्या ब्रिलियंट। है ना? तो सो ऑल्दो इट इज वो एक इट्स एक्सेप्शन आई कैन से, बट लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि हर कोई शकुंतला देवी नहीं हो सकता। तो हर एक का दिमाग, अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो उनको भगवान ने एक अलग लेवल देके भेजा है। अब उस पर हम पेरेंट्स को, जिसमें जितनी जिस तरह की आई मीन स्किल दी है, जो भी जिसकी स्किल, उस स्किल को हम आगे बढ़ाएं। किसी में अगर पढ़ने की स्किल नहीं है तो भी बहुत कुछ करने को है। अगर किसी की खेल में स्किल है, लेटिंग गो इन द आई मीन स्पोर्ट्स, और उसमें भी हम को प्रोत्साहित करें। अल्टीमेटली गोल जो है, दैट इज अ हैप्पी लाइफ। ये हम लोगों ने कभी बात नहीं करी, कभी हमने अपने बच्चों के लिए ये नहीं सोचा कि भाई दिस लाइफ शुड बी हैप्पी। हमेशा ये सोचा कि इसका इज अ कैरियर शुड बी ऑन द टॉप। तो जबकि ये तो आप ये देख रहे हैं कि career cannot make you happy, so it is only इट इज द इनर सेंस, इनर हैप्पी, योर कॉन्शियसनेस। आप कैसे फील करते हैं इन चीजों की? यस, हाँ आप पे थूकना नहीं चाहिए। हाँ, आपकी एक हैप्पी लाइफ हो। आप आपने हैप्पी लाइफ जी, आप जितना आपको गॉड गिफ्ट मिली, वो आपने जितनी अपने लिए जरूरत थी वो आपने अपने लिए रखी। यहाँ वही बात आ जाती है फिलेंथ्रोपी वाली, जो आपने मेरे लिए कही कि भाई उसके बाद everyone has a duty ओके। to part with whatever he has been gifted by the God। तो उसको वो ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी को पार्ट विद करें। यस एंड सर। कोई कंपटीशन का कहीं कोई स्कोप ही नहीं है। पेरेंट्स के दिमाग में ये बैठना चाहिए, कहीं कंपटीशन का कोई स्कोप नहीं है। किसी का 90% आता है, ठीक है, 98 आता है, ठीक है, किस स्कूल में पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। आप ये देखिए ना, कितने भी आप टॉप नॉच को उठा के देख लीजिए, कौन से स्कूल की उनकी बैकग्राउंड रही होगी, आप उनको उठा के मतलब देखिएगा ना। बिल्कुल। तो है यस, आप, है ना? ठीक है, अब वो कितने बात अलग सारे है। आईएएस आईपीएस मैंने होते हुए देखे, अपने गांवों से निकल के जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सब टॉप नॉच किसी स्कूल के पढ़ रहे हैं। आप ही देखिए There's ना। so many examples, yes. नहीं, अब तो देखिए एग्जाम्पल जितने आएंगे वो सब आपको वही मिलेंगे, क्योंकि वो मतलब एक उससे निकले हैं, उनके मन में एक अंदर से एक लड़ाई है कि मुझे कुछ करना है, तो वो एजुकेशन में आगे करके निकल जाते हैं। चाहे वो रिक्शा पुलर का बच्चा है, वो आईआईटी करके निकल जाता है, डॉक्टर बन के निकल जाता है। वो इसलिए निकल जाता है क्योंकि इसके अंदर मन में ही वो है एक जो है, मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है। जी और सर, मैं एक सवाल ये पूछूंगा। कोटा इज कोचिंग फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री एक मूवी का भी नाम भी था। कोटा में सबसे ज्यादा लाखों बच्चे पढ़ते हैं, और उसी के तर्ज पर अपने आगरा में भी काफी बड़ा कोचिंग हब है। जगह जगह पर हम कोचिंग सेंटर देखते हैं, कितनी दूर दूर से कई जिलों से लोग आके यहाँ ट्यूशन पढ़ने आ रहे होते हैं या कोचिंग करते हैं। अभी सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना, इन कोविड पीरियड, now we have been asked, or it is mandatory to we all of us to have a distance between each other. हम पास नहीं जा सकते। तो इस कोचिंग सेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड पीरियड से? ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ये भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि हाउ दिस कोविड विल मूव फॉरवर्ड। सो इट विल बी टू अर्ली फॉर मी टू कमेंट, बट स्टिल दिस कोविड हैज टू बी देयर। और अगर कोविड नहीं रहे, मतलब आई एम सॉरी टू से, नॉट कोविड हैज टू बी देयर, बट इट कोविड कब तक रहेगा ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। तो बट कोविड रहे या नहीं रहे, हम जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो आज कोविड नहीं है, कल वो किसी नए दिस इन द न्यू फॉर्मेट्स। तो आई मीन व्हाटएवर वी आर डूइंग, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग है, तो ठीक है। अगर वो एज अ प्रिकॉशन विदाउट कोविड भी हम करते हैं तो कोई वो नहीं है।
एंड जी, एज फार एज जितने प्रिकॉशंस ले रहे हैं, चाहे वो हैंड वॉश है, चाहे जितनी भी चीजें हैं, तो अगर ये सब चीजें उनसे पार्ट कोई ऑफ फायदा। लाइफ, ये पार्ट ऑफ लाइफ बन भी जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सवाल रहा कि हाउ खुद कर दीस थिंग्स सकते विल हैं। बी फॉलोड, लाइक ओनली हम्म, थिंग इज के कितनी डिस्टेंस लर्निंग रहेगी और कितनी क्लासरूम लर्निंग रहेगी। तो हम्म, इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने पर वाला है। आई मीन डिस्टेंस लर्निंग कुड गिव यू द आज हमारे पास, बिकॉज वी हैव एवरीथिंग ऑनलाइन अवेलेबल, तो हम्म, वी कैन कोप अप विद द सिमिलर थिंग्स। इसमें कोई फर्क नहीं है मेरे, एंड दैट कुड बी बेटर। अगर मेरे से आप पूछा तो दैट कुड बी बेटर। एक बच्चा वहाँ कोटा में जी, रहता है, आप ये देखिए ना, वो इमोशनली अपनी फैमिली से कट ऑफ हो इमोशनल गया। कितना एक कट ऑफ हो जाता दूसरी है। बात वहाँ, यस, दूसरी बात, आवर ह्यूमन बॉडी नीड्स होम फूड। देखिए है ना, हर एक को अपने घर का खाना चाहिए होता है। अब आपने वहाँ उसको ले जाके पटक दिया और जो है आप उसको अब कौन कैसा मिल रहा है, ठीक है। आई मीन इट्स ऑलवेज हम्म, बी अ कॉम्प्रोमाइज। तो जी, तो उन ओके। आपको तो उन आपके अनुसार इस कॉम्प्रोमाइजेस से भी तरीके तो को हमें आपको बेनिफिट मिल पॉजिटिव रहा है ना। बेनिफिट मिल रहा है, यस। बट यस, बट मेरे ख्याल यस, से यस, जो ये यस, but teaching and learning sometimes, because I'm a university professor, I can understand, sometimes teaching does need, some physical, proximity to the teacher where you can feel the emotions, yeah, the gestures of the teacher. And probably in my opinion, this online education is just substitute. It is not obligatory, 100% replacement of classroom teaching. I hope you would agree, sir. no, Or Arun ji, what I is your would opinion? yeah, no, I would like to comment over here, and it will Hmm? be you may not take it personally, like this comment is, देखिए आज वो टीचर्स नहीं हैं। आपकी टीचिंग प्रोफेशन हैज बिकम टोटल अ कमर्शियल प्रोफेशन। वो टीचर्स Oh, नहीं है। yes. एक टाइम था आज से 50 साल पहले टीचर्स का, जहाँ एक Hmm. गुरु या शिक्षक या छात्र या इन शब्दों के कोई मायने होते थे। आज वो नहीं है। आज तो जी, है ना, आज तो पे एंड गेट वाली जो है, जो वो है, मतलब वो सब वो है। आप uh, वहाँ आई मीन yes. वो एवरीथिंग गुरु इज, नहीं है, अभी शिक्षक हो गए, राइट? इट्स लाइक अ कमर्शियल, यस, कमर्शियल, तो फीलिंग्स बिजनेस। यस, आई कैन तो अंडरस्टैंड। अभी कोई क्लासरूम वो टीचिंग वो तो है नहीं, है ना, कि जो है जी, कि कोई जो है टीचर को क्लासरूम के बाद ये ध्यान आए, कि जो है यहाँ तक ध्यान आए कि हम्म, कि जो है ये बच्चा ब्राइट बच्चा था और इस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था, इसका मैं आंसर नहीं दे पाया। वो उस बच्चे हम्म, का को ख्याल आए उन्हें, टीचर को उस बच्चे को कॉल करें और उस क्वेश्चन का जवाब दें। उस टच की अगर आप जिस दिन मेरे से बात करते तो मैं आपकी बात से सहमत होऊंगा ओके, ओके। कि जो है क्लासरूम आई की टू एग्री। आवश्यकता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण जो है देना चाहूंगा, बहुत ही लिंक हम्म, उदाहरण है। कि आज से हम्म, 50 साल पहले हमारे एक ऑथर थे, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, डॉक्टर एमरे का आपने मैथमेटिक्स में नाम सुना होगा। वो जी, आगरा मैंने कॉलेज में सुना है। प्रिंसिपल रहे, और उन हम्म, लोगों के साथ मिलके उन दोनों ने साथ मिलके हमारी कई बुक्स आई मीन हम लोगों ने ऑथर की पब्लिश थी। करी। और उस टाइम में जबकि कोई आई मीन इतना नंबर नहीं था पॉपुलेशन का, तब वो हमारी हम्म, बुक्स लैक्स में सेल होती थी। तो उस टाइम उनका कितना कंसर्न था अपने कंटेंट के बारे में, कि जी, उस टाइम में ये इस तरह की पब्लिशिंग सुविधाएं नहीं थी जो अभी है। इट वाज वेरी टफ। अगर मैं बताना जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। बात मुझे सिर्फ इतनी सी कहनी है कि हम्म, उन्होंने कोई बुक लिख दी। अब वो जो है उनको रात को सोते सोते ख्याल आया कि मैं कि जो है फलाने क्वेश्चन के फलाने आंसर में फलाना एक हम्म, जो है कोई भी फॉर्मूला था, मुझे नहीं मालूम वो क्या था, और उस चीज में ये जो हम्म, है मिस्टेक रह गई है। वो दूसरे दिन सुबह ओ, उठते हैं, और उठने के साथ ही डायरेक्ट प्रेस में जाते हैं। मतलब हमें किसी को फोन नहीं करते हैं, जहाँ बुक प्रिंट हो रही होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो है हम्म, बुक प्रिंट हो रही है, और जितनी बुक प्रिंट हो गई कोई बात नहीं, जितनी नहीं हुई है उसको मैं रोक के उसको वो वहां पे मैं करेक्शन कराऊं उस बुक को। और दैट वाज द ये कंसर्न। भावना, वो या एक दैट वाज, आई मीन वो एक जो जुड़ाव था, अब वो एक जुड़ाव आज नहीं है। आज है, मतलब आप ये देखिए ना कि ये कॉलेजेस में इट इज कितनी बिटर पढ़ाई होती है, रियलिटी। कितना टीचर कनेक्टेड है अपने कॉलेज से, अपने प्रोफेशन से, अपने फन से, अपने स्टूडेंट से। तो आई थिंक इट्स अ बिटर आई रियलिटी। टोटली एग्री विद वी यू शुड कि एक्सेप्ट। आज हमें के क्लासरूम में कहीं आवश्यकता है जितना हम, बिकॉज अच्छा अब टेक्नोलॉजी भी है ना। आप ये देखिए आज ये टेक्नोलॉजी है,
तो हम इतना ये सब कर पा रहे हैं और इतना सोच पा रहे हैं और इतना सब वाइटी आज आप भी देखना है ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन गेट अ लेक्चर ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन। और ना नहीं, अब आप ये देखिए ना, इसका आप पॉजिटिव या प्लस पॉइंट देखिए ना, आप अपने क्लासरूम में आप अपने टीचर से पढ़ पाएंगे। आपके पास पढ़ने के लिए तो वही 8 घंटे हैं, आपने आज आप ऑनलाइन ओपन करके आई मीन यू कैन गेट अ लेक्चर ऑफ दैट टीचर जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। आज आप आगरा में बैठे हैं और चेन्नई के किसी टॉप प्रोफेसर की अगर आप क्लास लेते हैं तो आप there are several MOOCs courses, yes, अमेरिकन प्रोफेसर, आप किसी भी कंट्री के प्रोफेसर के लेक्चर सुन सकते हैं उस टॉपिक पे। या सर, मेरा अगला क्वेश्चन है, आप एक सोशल वर्कर के नाम से भी मशहूर हैं आगरा में, मैं तो मीडिया में हर जगह आपको देखता हूँ, और आपका नाम कहाँ नहीं है, ब्लड बैंक, सत्यमेव जयते ट्रस्ट, इवन एनिमल्स, काउज, डॉग्स, जो स्ट्रे डॉग है उनके लिए काम करती है संस्था। रिसेंटली टीबी मुक्त भारत, टीबी मुक्त आगरा के लिए आपने 4 एक्टिवा सत्यमेव जयते ट्रस्ट के थ्रू जालमा इंस्टीट्यूट आगरा को भी मुहैया कराया। सो मेरा जानने का अगला क्वेश्चन ये जाता है कि ये फिलैंथ्रोपी आप में जिसकी फीलिंग है वो कैसे आती है, यू नो, बिकॉज नॉट एवरी बिजनेसमैन डज दिस ऑल बिजनेस, आई डू एग्री, यू नो, बट यू डू, यू नो, विद सो मच, यू नो, open hands this philanthropy work for the social work. So ये चीज कहाँ से आती है और आप कितना करना चाहते हैं समाज के लिए? देखिए, ये तो दिस इज ऑल गॉड गिफ्ट आई कैन से, एंड आती सभी में है और हर कोई कंसर्न होता है, ऐसा नहीं है मैं कहूँगा। और क्योंकि मेरे को हमेशा अच्छा साथ मिलता गया, अच्छी टीम मिलती गए, अच्छे लोग मिलते गए और सबका साथ रहा, तभी हम कुछ भी फिलैंथ्रोपी हम कर पाते हैं। और वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं आपको लीड लेनी पड़ती है और आगे बढ़ना पड़ता है। एंड इसमें तो कोई बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, इसमें आप ये सोचिए ना कि अगर सिर्फ एक सोच का ही फर्क है तो ईश्वर चाहता आपको ही शुड हैव सेंट इन द अंडर प्रिविलेज फैमिली, और मे बी आपको, है ना, आई मीन आपको किसी भी रूप में भेज सकता था। अब आपको पूरा वन पीस में उसने फिजिकली मेंटली सब तरह से साउंड करके आपको भेजा है। और अगर आपके पास सब कुछ है, आप बस ये सोचिए ना कि अल्टीमेटली जो भी है वो आई मीन अगर आप उसमें से पार्ट विद करते हैं, ये सोच की बात होती है। और फिर क्या होता है कि एक बार आप करते हैं और जब आप ये महसूस करते हैं यार कि भैया हमने पार्ट विद किया भी, खुशी मिलती है, तो एक खुशी मिली और उस पार्ट विद करने से कभी किसी का कम नहीं हुआ है। और फिर ये कोई मैं तो कह नहीं रहा हूँ, हमारे शास्त्रों में या हमारे जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनमें सब ये बातें कही जाती हैं। तो हम जब तक उनको प्रैक्टिकली यूज नहीं करें तो हम सिर्फ हरि कीर्तन करें, वो आप शायद ये तो मेरा मंदिरों में हरि कीर्तन करने से ज्यादा मैं इन चीजों में ज्यादा विश्वास करता हूँ कि जो कि आज एक इट्स रियली अप्रिशिएबल सर, इट्स वेरी मच अप्रिशिएबल। यस, यही एक हरि कीर्तन है कि भाई एंड आप जो आपके सामने, मतलब मेरे सामने, तो मैं बस यही सोचता हूँ कि जो भी अपॉर्चुनिटीज ईश्वर हमारे सामने देता है उसको एक हम अपॉर्चुनिटी मान के चलें, ना कि उसको हम एक बोझ मान के चलें। इसीलिए आई ट्राई टू कीप माई मोबाइल ओपन फॉर एवरी पर्सन। आई वन सिंगल मोबाइल नंबर एंड दैट इज ओपन 24 hours. It is very rare that it is not picked up, और अगर पिकअप नहीं होगा तो मतलब जैसे ही मैं मोबाइल देखूंगा तो चाहे वो अननोन नंबर हो या कुछ हो, मेरी तरफ से ही कॉल जाएगा, कितने भी कॉल्स आ जाए। एक आपका जो सोशल एलिमेंट्स और आपकी इमोशनल फीलिंग्स ये रियली एक उच्च दर्जे की हैं। सो आई डीपली रेस्पेक्ट यू एंड आई वेरी मच अप्रिशिएट। सर, आप आगरा में कितने समय से, आप शायद बचपन से आगरा में हैं और आपने पूरा आगरा आज 2020 तक के पीरियड में पूरा देखा है। सो इस समय आगरा अपने शहर के लिए अगर मैं बात करूं तो आप क्या ऐसी समस्याएं पाते हैं यहाँ पर कि रियली
I mean administration or even society should work upon it. ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्या मेजर प्रॉब्लम है आगरा की, जिन पे आप ध्यान देना चाहेंगे या कोशिश करेंगे कि उसे गवर्नमेंट या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन कुछ करके दिखाएं? सर, आपका क्या मानना है? एज फार एज आगरा इज कंसर्न, देखिए तो थोड़ा हमारे आगरा का दुर्भाग्य रहा कि जिस तरह से और सिटीज ने ग्रो किया, डेवलप किया, उस तरीके से आगरा नहीं कर पाया, जबकि इट वाज वन ऑफ द आई मीन बेस्ट एंड हॉट डेस्टिनेशन फॉर द टूरिस्ट, और Yes, because of Taj ग्रो Mahal. होते हुए। हाँ, तो अभी इस प्लेटफॉर्म पे मैं कोई जो है बहुत ज़्यादा कोई हम पॉलिटिकल चीज़ों की या उसकी मैं आई मीन वो तो सब लोगों के संज्ञान में है ही, जो भी हमारे कंट्री में आज तक चल रहा है या जो भी हो रहा है, और जिस तरीके से आफ्टर द इंडिपेंडेंस टिल डेट अगर सब चीज़ें जानते हैं, पढ़ते हैं, तो मन को बहुत वेदना होती है, बहुत ज़्यादा ही वेदना होती है। जब भी मैं किसी भी अपने कभी भी आते रहते हैं, अब आजकल तो इतने पोस्ट आते हैं, किसी भी मतलब हमारे योद्धा के पोस्ट आते हैं, जो भी हमारे आई मीन फ्रीडम फाइटर्स है, किस किस तरह से उन्होंने फ्रीडम हम देख रहे हैं कि किस के मतलब दैट लीगेसी हैज बीन नॉट टेकन फॉरवर्ड। तो ये एक मन में हमेशा वेदना रहती है, और अब उसमें सवाल ये बनता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, भाई सबसे बड़ी बात आती है क्या कर रहे हैं। तो चलिए, आई फील पिटी अबाउट इट, एंड सिंस वी आर हेल्पलेस, वी आर रियली हेल्पलेस, क्योंकि चीज़ें हम लोगों के उससे बाहर निकल चुकी हैं, जहाँ इतनी आज़ादी नहीं है, कोई अपोजिट पार्टी कुछ बोल नहीं सकती, तो जहाँ उस हद तक चीज़ें पहुँच चुकी हैं। आज कई बार अगर कोई हमसे ही कहे भैया कि भाई अगर आप हो तो आप क्यों नहीं आते पॉलिटिक्स में, आप क्यों नहीं आगे बढ़ते हो, मतलब आई मीन जस्ट ये भी जो है थॉट्स आते हैं, तो नहीं मतलब हम अपने को असहाय पाते हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बन चुकी हैं, वो आई मीन एक हम इन द टाइम टू कम बाय डिफॉल्ट, जैसे कोरोना ने यहाँ तक पहुँचा दिया, जब तक इस तरह का कोई नहीं आएगा, तो आम चीज़ों से ये कुछ भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि तो इस समय आप आगरा में कौन कौन सी समस्याएं जिन पर ध्यान दिया जाना अति महत्वपूर्ण है? क्या है, जैसे पानी की सुविधा है या बिजली या ऐसा कोई ऐसी समस्या आपको दिखती है जिसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, टॉप प्रायोरिटी समय? It's I mean I can say bundle of things, and I mean इस तरीके मतलब कुछ भी एक चीज को हम पिन पॉइंट करके कहीं भी देखिए, सबसे बड़ी चीज है, अगर हम आपने एक बात पूछी है तो मैं कहना चाहूँगा साफ सफाई। साफ सफाई से एक मल्टीपल वो हैं, देखिए जितनी बीमारियां हैं उसका कारण है साफ सफाई। इंदौर में जब अथॉरिटीज आई थी, जब ये अभी 5 साल पहले से ये नंबर 1 सफाई में आया, तो माय ब्रदर इज अ डॉक्टर देयर इन इंदौर। तो उसका कहना है कि जिस पहले साल ही मतलब जब वहाँ पे सफाइयाँ एकदम इम्प्रूव हुई, रीजन बीइंग कुछ अच्छे ऑफिसर्स आ गए, एक दो अच्छे वहाँ के प्लेयर हैं वो आ गए, तो उन्होंने कुछ ड्रेस्टिक स्टेप ले लिए, और मतलब उन्होंने साफ सफाई पे बिल्कुल शहर को बदल दिया। तो वहाँ पे उनका कहना था कि जो है बीमारियाँ 30% रह गई, 70% मतलब मरीज कम हो गए हैं, ये स्टेटस था वहाँ इंदौर का। तो इवन अभी कोविड पीरियड में भी माना जा रहा है ना, जितनी सफाई और हाथ धोने की जो बार बार प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उससे कई बीमारियों पर असर पड़ रहा है नेगेटिवली। सो एक चीज अच्छी है तो एक चीज बुरी भी है। सो दुनिया में हर चीज अपने रिपरकशन के साथ मेंटेन करती है अपनी चीजों। आप देखिए ना, बट स्टिल वी आर फार बिहाइंड। देखिए हम कितना भी क्लेम कर लें कि भाई हमने साफ सफाई में, अभी भी मैं देख रहा था कि हम आगरा शहर को किसी नंबर पे ला रहे थे साफ सफाई में, तो थोड़ा अंदर से लगता भी है अरे भाई क्या मतलब कैसी हास्यप्रद बात कर रहे हैं। अभी हम बहुत दूर हैं साफ सफाई में, और मतलब
दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, बट दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो ये जो एक विशियस सर्किल जो बीमारी का है वो एक टूट जाएगा। एंड उसके टूटने बट के लिए एक पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, बट आगरा में तो डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, ये उनकी बिजनेस पर अफेक्ट करेगा अगर सफाई बढ़ती, याद रखना इन लॉन्ग टर्म। आई मीन आई एम सॉरी, इट इज बिटर ट्रूथ। नहीं नहीं, देखिए डॉक्टर्स का जहाँ तक सवाल है तो उनको भी ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि भाई वो भी इसी सोसाइटी में से आए हैं, एंड they have to think for the society first, and I mean it is a profession, and ऐसा उन्हें सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। और अगर वो 30% भी अगर टर्न अप है तो वो भी बहुत है उनके लिए, वो भी कोई कम नहीं है वो, मतलब और जहाँ तक सवाल है कि देखिए लस्ट का तो कोई एंड है नहीं, है ना, लस्ट तो किसी की पूरी नहीं हो पाई। दिस अर्थ कैन नॉट fulfill the lust of even one person. It can cater the needs of the entire I mean entire world, but लस्ट एक आदमी की भी शायद पूरी नहीं कर पाए। तो जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है तो अभी ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। और मुझे नहीं, मैंने एक जनरल टॉक आज किया आप था। बोल रहे हैं, देखिए थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा डॉक्टर्स के लिए। आपने अच्छा सवाल किया कि हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। हमें किसी भी कम्युनिटी को, हम चाहे जो है हम किसी अफसर को बुरा नहीं कहें, किसी पुलिस डिपार्टमेंट को बुरा नहीं कहें, किसी डॉक्टर को बुरा नहीं कहें। हम एक उस तरह की फीलिंग आनी चाहिए, और आप में आएगी, उनमें भी आएगी। वो भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, हमारे परिवार में से ही तो जाके किसी पुलिस अधिकारी की पोस्ट पर बैठा है, या किसी डॉक्टर के मतलब हमारे परिवार में से ही तो जाके बने। थोड़ा सा इट इज ओनली अ मैटर ऑफ एज, है ना। और जब मैं क्योंकि काफी करीब रहता हूँ डॉक्टर्स के, तो ऐसा नहीं है कि कोई उनके मन में कोई है कि कुछ है। बट अब क्या है, हर जगह बात विशियस सर्किल की हो गई। अब वो भी इतना सब पास ऑन करके 30-35 साल में तो उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, 10-5 साल का उनको एक टेन्योर मिलता है। एंड फिर अभी चलिए आगरा में तो इतना नहीं है, अभी आप दिल्ली में जाइए, अभी किसी डॉक्टर को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करना है तो वहाँ ज्वाइन करने से पहले उसके हाथ में उसको वो थमा दिया जाता है, भाई ये तुम्हारे टारगेट्स हैं, हमको तो इतना जो है वॉल्यूम चाहिए बिजनेस का। तो इट इज अ विशियस सर्किल, इसमें ना अकेले अब आप कहेंगे कि क्या इसमें कॉर्पोरेट की गलती नहीं, कॉर्पोरेट की भी गलती नहीं है, उनके कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कैसे चले। So basically it is a vicious circle which I am sorry to say, देखिए सब चीजें स्टार्ट होती हैं गवर्नमेंट से, and our governance is not only poor, it is very very poor। and इस गवर्नेंस को फिर मैं 1947 पे ले जाता हूँ कि जो है कहाँ से हम शुरू हुए थे, किस तरीके से चीजें शुरू हुई थी, और आज हम कहाँ आके जो है बैठे हुए हैं। तो इसको मैं मतलब दबे शब्दों में ही कहना चाहूँगा कि हर चीजें टॉप लेवल से शुरू होती हैं, और टॉप लेवल से ही आप अगर जब तक उनको नहीं सुधारेंगे तब तक नीचे तक आकर नहीं सुधरेंगे। कोई भी कम्युनिटी चाहे मेडिकल प्रोफेशन है, हम तो हमारी तो आदत है हर प्रोफेशन की ही बुराई करने की। लीगल प्रोफेशन की हम जो है बैठ के बुराई कर लेंगे। आपको इंडिया में जिस तरह से डॉक्टर्स और मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, अगर आप ग्लोब में कहीं भी चले जाएंगे आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। अगर डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट 15 दिन बाद का दे दिया है तो 15 दिन बाद में उस डेट का और उस टाइम का ही अपॉइंटमेंट है। वो अगर मिस हो गया तो आप रिक्वेस्ट ही करते रहिए, चाहे वो खाली है या नहीं। उसका जो है माइंड है वो बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल एक बार कि भाई it will be a Herculean task for you to get the next appointment, the appointment नहीं, I'm very optimistic for the doctors. I know they serve for the society, and they are the prime. और टैलेंट का सवाल रहा, स्किल का सवाल, तो ये तो आप मतलब देख ही रहे हैं। हर हिंदुस्तानी का एक अपना परचम वो ये लहराता है, चाहे वो फॉरेन में चले जाए चाहे यहाँ रहे। सिर्फ एक सिस्टम की बात है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, एक एज की बात है। सब चीजें ठीक हो सकती हैं लेकिन सब टॉप लेवल से आएंगी तभी ठीक होंगी, वैसे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। सर, अंत में मेरा सवाल है, आप क्या ऐसा मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे आज के यूथ को? आई एम ऑल्सो यूथ, ये मेरे लिए भी रहेगा।
So, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के एजुकेशन और उनके प्रोफेशन से रिलेटेड? उन्हें क्या करना चाहिए? आपकी क्या ऐसी सोच है जो आप बच्चों में देखना चाहेंगे? देखिए, इस कंट्री में इस वक्त अगर सबसे बड़ा अवसाद बना हुआ है तो वो बना हुआ है रिजर्वेशन। और मैं ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है वो वास्तव में अगर अपने अंदर झांक के देखें तो वास्तव में कितने लोगों को वो रिजर्वेशन पास ऑन हो रहा है, उनको ये सोचना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए। देखिए, ये जो आई मीन इसका आंसर उन लोगों से ही निकल के आ पाएगा कि भाई जो है मतलब हम लोगों को ये हमारी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिला, तो अगर लाख लोगों में उसका बेनिफिट अगर एक बच्चे को मिला है ना, और उस एक बच्चे को मिलने के बाद जो पूरा सिस्टम है वो हमारा गड़बड़ा गया है ना, हमने टैलेंट से कंप्रोमाइज कर लिया। देखिए, किसी टैलेंट से कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है ना। किसी जो है मतलब जिस जिस कुर्सी पे जिस टैलेंट को जो डिजर्व करता है वही रहेगा, तो ही अच्छा रहेगा, तो ही जो है सब तरफ की व्यवस्थाएं अच्छी जो है चलेंगी। तो इसीलिए किसी भी नौकरी में, किसी भी कहीं भी आप आपको जो है आपको रिजर्वेशन बेनिफिट्स इन नो केस मतलब ये उस रिजर्वेशन क्लास को आगे आना पड़ेगा और ये आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं, ये हमारी क्लास को कहीं भी किसी भी एजुकेशन में, किसी भी अपॉइंटमेंट्स में, कहीं पे भी रिजर्वेशन कोटास आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात होती है, उसमें सरकार और कोर्ट वो सभी शामिल होते हैं, तो एक इंडिविजुअल बेसिस पे शायद हमें उतना ज्यादा हक नहीं बन जाता कह देना कि रिजर्वेशन वाली पॉलिसी, क्योंकि ये कोर्ट और ये संविधान की भाषा की बात है। इसके अलावा मोटिवेशनल या सर इनको पूरे राइट जब चाहे संविधान में चेंज कर सकते हैं, रीजन भी कि अब क्योंकि रूल्स देखिए, मैंने ये कहा ना कि मैंने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स जो है मतलब वो सीधे जाएं और इस पे जाए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दें, ठीक है ना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है अमेंडमेंट के लिए जो है हमेशा राइट्स हैं। अब भी तो ये उसमें फंस का ही रह गए ना। देखिए, इतना रिजर्वेशन होने के बाद भी आज कितने बड़े बड़े जो है राइट्स होते हैं, क्या होते हैं, पूरी जो है वहाँ पे राजस्थान में आज भी जो है उन्होंने रेलवे लाइनें उखाड़ के फेंक देते हैं, मतलब रिजर्वेशन देने के बाद भी एक बात ये बहुत सामाजिक कुरीतियां हैं जो हमारे शायद बस के बाहर है। आई होप लोग अपनी सोच बदलेंगे। ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसके यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट। आप ये देखिए ना, उसका कितने लोगों को उस रिजर्वेशन क्लास में जाके बेनिफिट आज मिल रहा है, और आपने अपने को डिवाइड और कर लिया। ठीक है, पहले भी एक इसके अलावा इस रिजर्वेशन के अलावा कोई ऐसा इंस्पिरेशनल कोट या इंस्पिरेशनल बात आप कहना चाहेंगे छात्रों के लिए, जिनके लिए आप अपने सारी बुक बना रहे होते हैं ओसवाल प्रोफेसर्स के लिए थ्रू, ऐसा मोटिवेशनल चीजें बच्चों के लिए? देखिए, बच्चों के लिए सिंपल बात यह है कि हम लोग एजुकेशन पे भी काफ़ी काम करते हैं। अभी हमने पिछले 3 साल से ये मुहिम हमने छेड़ी के आगरा के जो होनहार छात्र हैं उनको हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का हमने प्रयास किया कि जिनके जो कि डिजर्व करते हैं, जिनके कि वो परसेंटाइल हैं, तो उनको हमने अपनी कॉस्ट पर और जो है आज वो दिल्ली में मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एजुकेशन पा रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ा नंबर वो अभी हम नहीं ले जा पाए हैं, क्योंकि अभी हम इतना वर्कआउट नहीं हुआ, लेकिन जितना भी हमें ईश्वर ने अवसर दिया, अगर जो है हम तो क्या कहते हैं, अगर जो है मतलब एक बच्चे को भी हम पढ़ा के आगे ले जाते हैं जो कि सिर्फ आगरा में ही रह जाता, और जो हमारे मोटिवेशन से वो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ के कहीं भी पहुंच जाता है, तो सिर्फ बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो जहाँ तक उसका सवाल है, तो आज की नई जनरेशन को एजुकेशन के साथ साथ अपने कंट्री को संभालने का एक बहुत बड़ा ये उनको सोचना पड़ेगा कि भाई सिर्फ ये नहीं है कि राजनीति करना नेताओं का काम है, या जो है कानून व्यवस्था संभालना पुलिस का काम है,
या जो है हेल्थ व्यवस्था संभालना डॉक्टर का काम है। मतलब ये सारे काम आपको आने चाहिए। देखिए आप ये देखिए ना, आप इजराइल का एग्जाम भी दीजिएगा, वहाँ का एक एक बच्चा सैनिक है, और आज छोटा सा यस, कंट्री हर है एक को ट्रेनिंग देना पड़ता है, हाँ मेरे पूरे यहाँ से जीवन काल ज़्यादा में कुछ साल देना होता है। हाँ आप ये देखिए, हार्डली इट इज़ वन करोड़ पॉपुलेटेड कंट्री, से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 1 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ आज है दुनिया में अपना परचम यस, परचम लहराता है। आज है ना, बड़ी बड़ी जो आई मीन बिग पावर्स ऑफ द ग्लोब हैं, वो भी जो है उसके जो है मतलब वो उससे जो यस, यस, है ना, इट्स इजराइल से वेरी मच इशारा करके निकलते हैं। टेक्नोलॉजी, या टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। इवन आई हैव हर्ड लॉट ऑफ स्टोरीज ऑफ इजरायली पीपल इवन इन दिस कोविड पीरियड। अभी इजरायली साइंटिस्ट ने स्मेल के बेसिस पर इवन सलाइवा बेस्ड डिटेक्शन किट भी बनाई है। सो मुझे खुशी है कि वो लोग बहुत ही नहीं वो तो इंटेलेक्चुअल हैं। यस सर, वो तो डे वन से इसमें कोविड में भी कह के चल रहे हैं कि सबसे पहले हमारी वैक्सीन आई। चलिए आए नहीं आए, लेकिन एक एक दे आर वेरी हार्ड उसका वर्किंग, ऑप्टिमिस्टिक। एक हाँ एक मतलब जिसे आत्मनिर्भरता कहते हैं, तो ये है रियल आत्मनिर्भरता की, जो मतलब एक ये कॉन्फिडेंस लेवल तो है कि ये हम लाएंगे सबसे पहले। जी, मतलब आप ये देखें ना, एंड एंड वो तो ये मेरा कहना है कि इट इज नॉट ओनली अ बुक एजुकेशन। आज जो हमारी जो आपने शुरू में जो बात कही थी कि एजुकेशन के आप क्या मायने कहते हैं, तो एजुकेशन मीन्स वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। हमारा दायित्व एज अ पुलिस भी है, हम जो है मतलब हम जो है मतलब हम ही को पुलिसिंग करनी है। आप ये मान के चलिए, पुलिसिंग हम ही को करनी है। मीन्स जो भी सरकार है वो सरकार का हम एक हिस्सा माने और हम अपना खुद कंट्रीब्यूशन दें, हम किसी और पर ज्यादा वेट ना करें। यस, नेचुरली ओके। अभी हमारा समय पूरा होगा। जैन साहब जी, thank you so much. We enjoyed a lot, and our viewers will be taking lot of lessons from your wonderful. Thank you so much, and namaste. थैंक यू।